हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 23 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, जो आज की डेट है दैट इज 23 मार्च, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। रीज़न क्या है सर? रीज़न है, देखो, आज के डेट को शहीद दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसी पर्टिकुलर डे पे आप सभी जानते हो, हमारे जो देशभक्त हैं, भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, इन सभी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए प्ले किया है। देखो, वैसे तो आप, आई एम वेरी श्योर, आप सभी इनके बारे में जानते होंगे, बट फिर भी अगर आप लोग कहोगे कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, हमारे एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो इन सभी के रिगार्डिंग डेफिनेटली बना दूंगा। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको एक डिफरेंट वीडियो, सेपरेट वीडियो इनके रिगार्डिंग चाहिए या नहीं। अदरवाइज आई एम वेरी श्योर आप सभी इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, राइट? आज की न्यूज़पेपर की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड सिमिलरली द हिंदू के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हम कवर करेंगे। वो स्टार्ट करें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप सभी जानते हो, कल शाम 6 बजे, यानी कि 24 मार्च शाम 6 बजे, आप सभी को एक इंपॉर्टेंट सेशन अटेंड करना है, दैट इज हाउ टू इंश्योर इफेक्टिव रिवीजन इन 60+ डेज। तो इस पर्टिकुलर सेशन को आपके फेवरेट शिवम सर के द्वारा लिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे, प्लस साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स भी आपके शिवम सर आपके बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, तो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर अच्छे से रजिस्टर हो जाइए, राइट? अब कल मैंने आपको होमवर्क दिया था इस पर्टिकुलर आइलैंड के रिगार्डिंग, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर ये आइलैंड की लोकेशन है। देखो, ये अगर आप थोड़ा जाओगे ना ब्राजील, ठीक है ना, तो ब्राजील के ही टेरिटरी है, पर ब्राजील के राइट हैंड साइड में आपको देखने मिल जाएगा। बेसिकली जो मैं बात करता हूँ ईस्टर्न साइड के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना पार्ट ये ब्राजील का ही है, पर जो मेनलैंड ब्राजील से आपको ईस्टर्न साइड पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। इवन इसको ना ब्राजीलियन टेरिटरी का ईस्टर्न मोस्ट एंड मोस्ट रिमोट पॉइंट बोला जाता है। सर, न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी रिसर्चर्स ने ना एक नई काइंड ऑफ इग्निस रॉक को ढूंढा है। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम है प्लास्टिस्टोन। ये पूरी तरह से प्लास्टिक से बनी हुई है। कहने का क्या मतलब है? इन हमारे जो ह्यूमन है ना, उनका इन्फ्लुएंस, बेसिकली जो प्लास्टिक है ऑन ह्यूमन यूज करते हैं ना, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा जियोलॉजिकल मूवमेंट के ऊपर आ चुका है कि जो रॉक्स हैं वो भी प्लास्टिक की हमें मिलने लग गई हैं, राइट? तो ये लोकेशन हमें ध्यान में रखनी है। ये अटलांटिक ओशन आप जानते ही हो, यहाँ पर आपको ब्राजील देखने को मिल जाएगा। ये ब्राजील के आपको, ब्राजील की ईस्टर्न मोस्ट टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखोगे अटलांटिक ओशन के अंदर। ये फॉर्म कैसे हुआ था सर? ये आइलैंड जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो आइलैंड की बात करी जा रही है, ये फॉर्म हुआ था वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा। राइट? साथ में ही ग्रीन टर्टल्स के लिए, उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन स्पॉट है ये। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ नेटिव सी बर्ड जैसे त्रिनदाद पेट्रल हो गया, ग्रेट फ्रिगेट बर्ड हो गया, ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर लोग नहीं रहते, ठीक है, ब्राजील की थोड़ी बहुत नेवी रहती है, पर उसके अलावा और कोई लोग यहाँ पर नहीं रहते। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया, काफी इंपॉर्टेंट इसकी क्वेश्चन हो सकती है। एंड साथ ही साथ इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी कैसे ह्यूमन का इन्फ्लुएंस आ गया है जो अर्थ की जियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर, ये भी हम समझ गए होंगे, राइट? अब सर, कल के लिए क्या होमवर्क है? कल के लिए आप मुझे नगोर्नो कोरबाख रीजन की लोकेशन बताओगे, कौन से पर्टिकुलर दो कंट्रीज के बीच में मेजर डिस्प्यूट है। काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, काफी डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है, इसकी मैपिंग भी करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, राइट? इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इन्वायरमेंट का एक होमवर्क दे रहा हूँ। देखो, दरअसल में हुआ क्या है, इस पर्टिकुलर वीक के अंदर हमने पॉलिटी भी पढ़ लिया, ज्योग्राफी भी पढ़ लिया, इकोनॉमी के भी करंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। अब हमें थोड़ा एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ना है, तो इस तरह से रोज हम एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट का। तो ये एनवायरनमेंट का आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। चलते हैं आगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज की तरफ, EFF। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, IMF ने $3 बिलियन का EFF फैसिलिटी एक्सटेंड करी है या क्लियर करी है श्रीलंका के लिए। अब सर, EFF क्या है? देखो, EFF एक तरह का फंड है IMF का। इस फंड का क्या करते हैं, इससे कंट्रीज की हेल्प होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, श्रीलंका के अंदर काफी लंबे टाइम से हमें इश्यूज देखने को मिल रहे थे ना, तो जो IMF का जो फंड है EFF, ये उसको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने में उनकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से आप कह लो, यहाँ पर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है कंट्रीज को, जहां पर कुछ ना कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम होती है। हम सभी जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जो श्रीलंका का पिछले एक साल से ही डॉलर्स की काफी कमी वहां पे देखने को मिली थी, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज का तो स्वैप एक्सचेंज एग्रीमेंट्स भी करने की कोशिश कर रहे थे,
तो इस तरह की जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हमें देखने को मिल रही हैं, उनको टैकल करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस आईएमएफ के द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर लॉन्गर टर्म के लिए एंगेजमेंट होती है, लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड होता है कि लंबे टाइम के लिए आपको लोन दिया गया है, तो आप मान के चल सकते हो कि नियरली 4.5 से 10 साल तक का टाइम दिया जाता है, 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, सेमी एनुअल, ठीक है ना, सेमी मतलब 6 महीने में, उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट्स के अंतर्गत आप इसको वापस कर सकते हो। तो काफी लंबा टाइम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो ड्यूरेशन आप देख सकते हो कि कितनी हो सकती है, 3 साल के लिए होता है या फिर 4 साल के लिए भी हो सकता है, ताकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को आप अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट कर पाओ। ये बात कर रहा था मैं रीपेमेंट पीरियड की। यहाँ पर देखो बाकी सारी चीजें सेम ही है कि कैसे आपको पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है, कुछ इम्बैलेंसेस को ठीक करना है, ये सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं। देखो एक्चुअल में ना आईएमएफ के बहुत सारे फंड्स हैं, हमें सारे डिटेल में नहीं पढ़ने, जो न्यूज में होते हैं वही पढ़ने हैं। जैसे ईएफएफ अभी न्यूज में था, वो हमने पढ़ लिया। इसी तरह से बाकियों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन। थोड़ा थोड़ा फर्क है सब सभी में, बट बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली क्वेश्चन आएगा तो न्यूज में जो चल रहा है उसके ऊपर आएगा। सिमिलरली रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, resilience and sustainability facility, short term liquidity line, स्टैंड बाय अरेंजमेंट एंड स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। यूपीएससी 2022 में ना ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पिछले साल ये आरसीएफ और आरएफआई न्यूज में था, तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा इसके अंदर। तो ये किससे लिंक था? ये आईएमएफ साथ ही लिंक था। अभी बता रहा था ना मैं, यहाँ पे ये देखो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ये यहाँ पर आईएमएफ से रिलेटेड है। तो अगली बार हो सकता है आपसे पूछ ले कि ईएफएफ भैया किससे रिलेटेड है, तो वो भी किसके साथ ही है? आईएमएफ के साथ ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए दिखाता हूं ताकि पता लगता रहे कि जो पढ़ रहे हैं कितना रेलेवेंट है कितना नहीं रेलेवेंट है, इस वजह से। राइट, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अभी देखो जो 2023 की, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, 2023 की जो रिपोर्ट है ना, ये रिलीज हुई है जीटीआई की, दैट इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। सर इसको रिलीज कौन करता है? देखो यहाँ पे लिखा ना आईईपी। आईईपी क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ये ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको यहाँ पे पब्लिश करता है, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को। बहुत सारा डेटा इनके द्वारा यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म ट्रैकर का डेटा हो गया, बाकी और सोर्सेस से ये यूज करके उसको कंपाइल करते हैं, एंड कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं वहाँ टेररिज्म का कैसा इंपैक्ट रहा है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, ये सारी चीजें यहाँ देखने को हमें मिल जाती हैं। तो अगर देखो आप बात करोगे ना, तो यहाँ पर इन्होंने बात करी कि इंडिया भी 13th मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री है यहाँ पर टेररिज्म की वजह से। पहले बहुत ज्यादा था, अब धीरे धीरे हमें डिक्लाइन जरूर हुआ है, तो थोड़ा मार्जिनल कमी हमें देखने को मिली है। अब सर दुनिया में सबसे ऐसी कंट्री कौन सी है जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है? देखो नो पॉइंट्स फॉर गैसिंग, आप जानते हो अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो दुनिया की सबसे मेजर इम्पैक्ट है कंट्री टेररिज्म से, और लगातार चौथा साल ऐसा हो गया है कि हाईएस्ट हमें देखने को मिला है। यहाँ पे वायलेंस में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है, पर अभी भी ये हाईएस्ट इम्पैक्टेड कंट्री ही है। ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है टेररिज्म, एक होता है आपका जो स्टेट एक्टर इसको कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर ना तालिबान भी वहां पे अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर काफी काफी तो नहीं, मतलब जो भी आप मानना चाहो, कुछ जुल्म जरूर कर रहा है। तो ये सारी चीजें कि स्टेट कितना आपको रिप्रेस कर रहा है या स्टेट के द्वारा कितनी वायलेंस करी जा रही है, ये टेररिज्म के अंदर इंक्लूड नहीं हो रही है। इसके अलावा जो एक्ट हो रहे हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं। तो खुद सोच सकते हो कि अफगानिस्तान अगर तालिबान के एक्ट के बिना ही दुनिया में सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, अगर तालिबान के इम्पैक्ट को उसने इंक्लूड कर लिया तो ये इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। राइट, तो साउथ एशिया जो है, ठीक है, वो दुनिया का सबसे खराब रीजन है, क्योंकि देखो काफी सारी कंट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया को भी 13th नंबर पे रखा गया है। तो इस तरह से साउथ एशिया में ज्यादातर कंट्रीज काफी इंपैक्टेड है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के हिसाब से। अगर आप नोटिस करोगे तो डेथ्स, अगर हम ओवरऑल बात करें टेररिज्म की वजह से, तो 9% इसमें कमी आई है। ठीक है ना, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो 6701 डेथ्स हमें देखने को मिली है। 2015 में ये अपनी पीक के ऊपर था, वहां से हमने 38% की कमी हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ध्यान रखना इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये निकाला जाता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सर ये कौन निकाल रहा है? देखो ये निकाला जा रहा है, ये लिखा ना सोर्स SDSN, दरअसल में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है।
उसी पर्टिकुलर डे के उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली जाती है बाय यूएनएसडीएसएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। अब यहाँ पर क्या हुआ, टोटल 146 कंट्रीज में से हमारे जो रैंकिंग थी वो कितनी थी, 126 प्लेस के ऊपर थे एज पर 2023 की रिपोर्ट। एनुअल पब्लिकेशन एसडीएसएन की, वो हम समझ गए हैं, एक सर्वे डेटा किया जाता है। कहने का मीनिंग क्या, लोगों से एक तरह से पूछा जाता है कि भैया आप कितने खुश हो, किस तरह की आपको इनकम है, कैसी आपकी सोशल सपोर्ट कैसी है, कोई करप्शन तो नहीं है यहाँ पे, कितनी आपको फ्रीडम है अपनी लाइफ के चॉइसेस करने की। ये सारी चीजें जरूरी हैं किस चीज के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए। तो इस तरह से असेसमेंट करवाई जाती है लोगों से पूछा जाता है, एक तरह का सर्वे किया जाता है, उसके बेसिस के ऊपर डेटा कंपाइल किया जाता है। तो सर इंडिया की रैंक 125 या 126 इतनी खराब क्यों है, ठीक है ना। दरअसल में थोड़ा सा आई थिंक एक एक रैंक का मैंने गड़बड़ कर दी, तो 125 रैंक जो है ये इतनी खराब रैंक, मतलब इतनी रैंकिंग नीचे हमारी कैसे हो सकती है। देखो दरअसल में है क्या ना, कि अगर आप नोटिस करोगे तो चाहे आप बात कर लो पाकिस्तान, श्रीलंका, उनसे भी इंडिया की रैंकिंग काफी नीचे देखने को मिली है। और फिनलैंड हाईएस्ट है, हैप्पीएस्ट कंट्री हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे दरअसल में सर्वे मेथड ही ये यूज करते हैं। तो लोगों की परसेप्शन कैसी है, तो परसेप्शन के ऊपर ये एक तरह से डेटा बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे कई बार हमें इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 6 फैक्टर हमें देखने को मिले हैं, सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, फ्रीडम मतलब फ्रीडम टू मेक चॉइसेस लाइफ के अंदर, जनरोसिटी हो गया, और करप्शन की कितनी यहाँ पे कमी है या फिर कितना खत्म खत्म है, उसके बेसिस पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर पिछले 3 साल का एवरेज लिया जाता है, उसके बेसिस पे यहाँ पर हैप्पीनेस स्कोर यहाँ पे दिया जाता है। अगर आप थोड़ा एसडीएसएन के बारे में जानना चाहो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, तो ध्यान रखना कि 2012 में लॉन्च हुआ था अंडर यूएन सेक्रेटरी जो जनरल होते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे वर्क कर सकते हैं, तो कुछ तरह की यहाँ पे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज इनके द्वारा दी जाती है। एंड साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट यूएन एजेंसीज के साथ ये काफी क्लोजली काम करता है, साथ में प्राइवेट सेक्टर के साथ भी। ठीक है जी, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नवरोज। देखो नवरोज का मीनिंग क्या होता है, नव मतलब क्या होता है, नया, ठीक है, और रोज का मतलब होता है डे। तो एक तरह से इसका मीनिंग नया दिन ही है। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ईरानियन और पर्शियन न्यू ईयर को ही हम एक तरह से नवरोज के नाम से जानते हैं। अभी रिसेंटली सर क्या हुआ है, रिसेंटली जो गूगल डूगल था, ठीक है, उसने एक तरह सेलिब्रेट करना था इसको, तो इस वजह से काफी न्यूज में आ गया था नवरोज, राइट। यहाँ पर होता क्या ना, ये दरअसल आपकी जो स्प्रिंग सीजन है उसकी स्टार्टिंग को एक तरह से माना जाता है। एंड साथ में ही अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में जो पारसी कम्युनिटी होती है उसके द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनके द्वारा काफी ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में देखना चाहोगे ना, तो एक्चुअल में है क्या, इवन पारसी का चलो मैंने आपका जिक्र किया ही, पारसीज के अलावा जो मुस्लिम्स है ना, शिया सुन्नी दोनों ही, उनके द्वारा भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअल में अगर आप थोड़ा नोटिस करो, तो एक पर्शियन किंग थे जमशेद, इनका एक्चुअल में पूरा नाम था जमशेद नवरोज। उनके नाम पर इसको हम एक तरह से सेलिब्रेट करा जाता है। इंडिया में आपको ना नवरोज के अलावा इसका नाम जमशेद नवरोज भी सुनने को कई बार मिल जाता है। रीजन इसके पीछे का यही है। और साथ में अगर आप नोटिस करो, तो हम इसको 21 मार्च को जैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो 21 मार्च आप क्या जानते हो, थोड़ा ज्योग्राफी के साथ लिंक करो। 21 मार्च क्या होती है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जानते हो ना। तो इस तरह से आप जानते हो कि 21 मार्च को क्या होता है, जो सन होता है वो एग्जैक्टली इक्वेटर पर हमें देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर डे पे क्या होता है, डे और साथ ही साथ नाइट दोनों क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। नॉर्दर्न और सेमी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर नियरली इक्वल अमाउंट का डे टाइम एंड नाइट टाइम हमें देखने को मिल जाता है। तो इसलिए थोड़ा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फेस्टिवल सर इंडिया में कैसे आया, फेस्टिवल इंडिया में इस तरह से आया कि 18th सेंचुरी कुछ वेल्दी ट्रेडमैन थे सूरत से, नुसरवान जी, गोया जी, इनके द्वारा जो काफी ट्रैवल करते थे ईरान से, वो आके इंडिया में नवरोज सेलिब्रेट करने लगे। उसके बाद हमें ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन देखने को मिल जाता है। साथ में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस भी किया था। जैसे फॉर एग्जांपल याद करो, मैंने वैदिक चैंटिंग के बारे में बताया था आपको, रामलीला के बारे में बताया था, कुंभ मेला हो गया, योगा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको कालबेलिया भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी जो चीजें, संकीर्तना हो गया, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी ना, ये इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर आ जाती है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंटरपोल। पहली बात तो समझने की कोशिश करो कि जब हम बात करते हैं इंटरपोल की, तो दरअसल में इंडिया की तरफ से भी ना एक इंटरपोल की बॉडी है, उसका नाम क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। सीबीआई के बारे में तो सर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर ना सीबीआई ने अभी क्या करा है, अभी एक इंटरपोल की बॉडी दैट इज सीसीएफ
कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल, उसको रिस्टोर करने को बोला है रेड नोटिस अगेंस्ट जो फ्यूजिटिव डेमेंशियर मेहुल चौकसी। सर फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगौड़ा, ठीक है ना, जो जो भाग गया हो उसको बोलते हैं भगौड़ा। यहाँ पे फ्यूजिटिव उसका नाम हमें देखने को मिल जाता है। थोड़ा इसलिए हम इंटरपोल को समझ लेते हैं सर। इंटरपोल को सेटअप किया गया था 1923 के अंदर 20 कंट्रीज के द्वारा, ताकि हम क्या कर पाए, कंट्रीज के अक्रॉस पुलिस है ना, अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, अगर वो आपस में कोऑपरेट करेंगी, तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए हमें इंटरपोल का हमने गठन देखने को मिला था, ठीक है। तो इसका पहले अगर आप आइडिया की बात करो तो 1914 में हमें देखने को मिला, बट बाद में फॉर्मेशन इसका 1923 में हमें देखने को मिल जाता है। दुनिया के सबसे बड़ी लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नियरली हमें देखने को मिलेगा, नियरली 195 मेंबर स्टेट्स के अंदर इसके अलग अलग ऑफिस हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये एक ऐसी इकलौती एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास मैंडेट भी है कि आप ग्लोबली इंफॉर्मेशन सर्च करो, और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ताकि ग्लोबली अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन शेयर करी जा सके। ये एक मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कि कहने का मीनिंग क्या, कंट्रीज अपनी अपनी मेंबरशिप उसमें कर सकती हैं। इसके हेडक्वार्टर्स हमें लियोन फ्रांस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इंडिया ने ज्वाइन किया था इसको 1949 के अंदर, तो काफी लंबे टाइम से इंडिया भी इसका मेंबर है। सर इंडिया की तरफ से कौन सी बॉडी? इट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सीबीआई। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे, जो सीसीएफ, जिसको हमने एक तरह से बोला है कि इसको आप डालो, ठीक है, मेहुल चौकसी को, तो सीसीएफ क्या है? ये एक तरह की इंटरपोल की बॉडी है, बट ध्यान में रखना इंटरपोल सेक्रेटेरिएट के अंडर नहीं आती, ये उसके कंट्रोल के अंडर नहीं आती, ऑल्दो है इंटरपोल की बॉडी। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पर होता क्या है, अलग अलग कंट्री से ना कुछ लॉयर्स को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, ताकि अगर मान लो किसी को भगौड़ा डिक्लेयर कर दिया गया, तो वहां कोई चैलेंज भी तो कर सके कि नहीं यार गलत तरह से कर दिया। तो वो यहाँ पर देखने को मिलता है सीसीएफ के अंदर। और सर जी जो रेड नोटिस है, ये रेड नोटिस का मीनिंग क्या है, जो अभी बात कर रहे हैं रेड नोटिस की, यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है ना, कि आपको कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भगोड़ा है या कोई भी इस तरह का पर्सन है, उसको ढूंढना कहाँ पर है वो, और उसको अरेस्ट करना, एक तरह से प्रोविजनल अरेस्ट करना, ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं विद रिगार्ड्स टू रेड नोटिस। तो आई होप आप सीसीएफ समझ गए होंगे, रेड नोटिस, इंटरपोल और सीबीआई के बारे में समझ गए होंगे, राइट। तो ये थी आज की डिस्कशन। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था रिगार्डिंग रिक्टर स्केल, अर्थक्वेक आया था ना, तो उसके रिगार्डिंग हमने रिक्टर स्केल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर रिक्टर स्केल होता क्या है। देखो, जो अर्थक्वेक होता है ना, उसको आप दो तरह से कर सकते हो, दो तरह से मेजर कर सकते हो। एक होता है आपका मैग्नीट्यूड स्केल, और एक होता है आपका इंटेंसिटी स्केल। जब मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है भैया, कितनी एनर्जी रिलीज हुई। हम बात करते हैं ना सीस्मिक एनर्जी की, यहाँ पर मैग्नीट्यूड के अंदर बात होती है कितनी एनर्जी आखिर रिलीज हुई। वेरस जब मैं बात करता हूँ इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी मतलब कितना डैमेज हुआ, ठीक है ना, अर्थक्वेक की वजह से कितना डैमेज हुआ। तो होता क्या है, जब बात होती है एनर्जी रिलीज की, ये चेक करते हैं हम किससे? रिक्टर स्केल से। हम बात करते हैं ना 5 रिक्टर स्केल पे 5 नंबर है, रिक्टर स्केल पे इतना नंबर है, वो दरअसल में बात कर रहा होता है एनर्जी रिलीज की। वैसे बात होती है जब कि कितना डैमेज हुआ, कितनी इंटेंसिटी थी, तो ये होती है किससे? मर्कली स्केल से। आई बात समझ में? तो ये फर्क है पहली बात। तो रिक्टर स्केल का पहले तो मीनिंग समझ आ गया सर हमें। अब यहाँ पर क्या होता है जब हम बात करते हैं रिक्टर स्केल की, दरअसल में ना रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल है, राइट। और लॉगरिथमिक स्केल है, इस वजह से होता क्या है कि अगर एक यूनिट चेंज होता है, मान लो आपका पहले रिक्टर स्केल पे 3 नंबर था, अब 3 की जगह वो 4 हो गया, तो 1 यूनिट का चेंज आया ना। तो जब 1 यूनिट का चेंज आता है, तो एम्पलीट्यूड के अंदर कितना चेंज आएगा? 10 का चेंज आएगा। क्योंकि ये एक लॉगरिथमिक स्केल है, इस वजह से ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूँ एनर्जी की, तो क्या एनर्जी सिर्फ 100 टाइम्स हो जाती है? द आंसर इज नो, एनर्जी होती है 32 टाइम्स। तो ये ध्यान रखना, रिक्टर स्केल के थ्रू क्या होता है, एम्पलीट्यूड 10 गुना चेंज होता है, और जो आपकी एनर्जी होती है वो 32 गुना चेंज होती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर इतना पता था तो पहला स्टेटमेंट ठीक है सर, दूसरा गलत है। आपका अकॉर्डिंगली आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ठीक है जी। तो ये हो गया कल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना था। इसी तरह से ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन का आंसर ट्रू फॉल्स आप मुझे बताओगे, नगोर्नो काराबाख वाला भी मुझे बताओगे, एंड कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है उसका भी आप मुझे नीचे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। कल जो क्वेश्चन दिए थे उनका एक बार मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ। पहला है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या शंघाई चाइना के अंदर हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं? नहीं सर, ये फॉल्स है। दरअसल ना ये है बीजिंग के अंदर, ठीक है। एससीओ के बारे में आप सभी जानते हो, एक तरह की इंटरनेशनल
इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मेंबर्स तो हमने बहुत ज्यादा बार डिस्कस कर रही हैं इसके, तो उसका पॉइंट नहीं है डिस्कस करने का। तो डोबा आंध्री टाइगर रिजर्व, क्या यहाँ पर सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस टाइप की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है? दिस आंसर इज ट्रू। याद करो कौन सी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो डोबा आंध्री टाइगर रिजर्व ये हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। ठीक है, मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र का ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है तडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व। यहाँ पर आपको तडोबा नेशनल पार्क एंड साथ ही साथ आंध्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये देखने को मिल जाती है, तो ये बात हो जाएगी ट्रू। ये पर्टिकुलर त्रिनिदाद आइलैंड ये कहाँ पर थे? क्या ये ब्राजीलियन टेरिटरी थी अटलांटिक ओशन के अंदर? बिल्कुल, अभी तो पढ़ के आए हैं, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। रैकून डॉग्स क्या साउथ अमेरिका से ओरिजिनली है? सर ये बात हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि ये ओरिजिनली हमें ईस्ट एशिया में देखने को मिलते हैं। और जैसे कि आप चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, वहां पर काफी ये फाउंड किए जाते हैं और साथ साथ इनको हम तानुकी के नाम से भी जानते हैं, राइट। और आखिरी मत्स्य 6000, क्या डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है? सर ये बात गलत है। क्यों सर? क्योंकि इसको डेवलप किया जा रहा है एनआईओटी के द्वारा। सर एनआईओटी क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा डिजाइन एंड डेवलप इसको किया जा रहा है। और इसका मीनिंग क्या था मत्स्य 6000 का? यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक अंडर वाटर मिशन की, ठीक है ना। 6000 मीटर की डेप्थ के ऊपर हम एक अंडर वाटर मिशन कर रहे हैं। अंडर विच मिशन? समुद्रयान मिशन। तो अगले 3 साल के लिए हम इसको कर रहे हैं, ताकि जो भी रिसोर्सेज हमें ओशन फ्लोर के नीचे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, तो मत्स्य 6000 की मदद से हम उसको कर पाए। ये ऐसा एनआईओटी के द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो आई होप इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इन पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन का भी इसी तरह से आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप माय टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।